क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसे एक भीड़ भाड़ वाले शहर में सड़कों के बीचों बीच दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को सुन करके आपको भी लगेगा कि पुलिस ने क्या कुछ नहीं किया सबूतों को इकट्ठा करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट कीर्ति व्यास केस। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से। मुंबई में ही डीबी रोड या लेमिंगटन रोड करके एक जगह है। यहाँ किसी अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी। लड़की का नाम था कीर्ति व्यास। ये नॉर्मल लड़की थी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। छोटा सा परिवार था, माता पिता थे, एक बहन थी। आस पड़ोस के फ्लैट्स में कजन वगैरह भी रहते थे। कीर्ति व्यास एक चार्टेड अकाउंटेंट थी और बी ब्लंट नाम के एक सैलून में, जो बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की एक्स वाइफ अधूना बाबनी का है, यहाँ कीर्ति व्यास फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम करती थीं। इनको अपने काम से बहुत लगाव था और इन्हें इसमें लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। अब 16 मार्च 2018 का दिन शुरू हो गया। सुबह 9 बजे के आसपास में कीर्ति अपने घर से निकलती हैं ऑफिस जाने के लिए, पर ये ऑफिस नहीं आती हैं। जब ऑफिस आने का टाइम निकलने लगा तो ऑफिस के लोगों ने कीर्ति को फोन करना शुरू कर दिया, ये जानने के लिए कि अभी तक कीर्ति ऑफिस क्यों नहीं आई है। लेकिन कीर्ति का फोन तो स्विच ऑफ था। कलीग्स को लगा कि उनका फोन डिस्चार्ज होगा और वो किसी काम से आज नहीं आएंगी। अब ये बात बीत गई, सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। इधर घर से 11 साढ़े 11 बजे के करीब में कीर्ति की माँ अपनी बेटी को किसी काम से फोन करती हैं, लेकिन बेटी का फोन तो स्विच ऑफ था। माँ को लगा कि बेटी ऑफिस में बिजी होगी, बार बार कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उसने फोन को स्विच ऑफ किया होगा। अब माँ भी अपने घर के कामों में जुट गईं। धीरे धीरे शाम होने लगा, ऑफिस की छुट्टी हो गई। घर पर माँ, पिता और बहन कीर्ति का इंतजार करने लगे। इंतजार में थोड़ा और समय बीता तो घर वाले बेटी को फोन करने लगे, लेकिन फोन अभी भी स्विच ऑफ। अब बहन आस पड़ोस में कीर्ति के बारे में पूछने लगी। कीर्ति की दादी भी चाचा के अपार्टमेंट में रहती थी। कीर्ति का अपनी दादी से बहुत लगाव था। दादी से कीर्ति के बारे में इस तरीके से पूछा गया कि उनको शक ना हो कि वो अभी तक घर नहीं आई है और घर पर सभी लोग परेशान हैं। दादी को भी कीर्ति ने ऑफिस जाने से पहले कुछ खास नहीं बताया था। अब बहन कीर्ति के दोस्तों से फोन करके पूछती हैं, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। ऑफिस के लोगों ने बताया कि कीर्ति आज तो ऑफिस आई ही नहीं थी। ये बात सुनकर घर वालों की चिंता और भी बढ़ने लगी। ये सब चल ही रहा था कि धीरे धीरे अगले दिन की सुबह हो गई। 17 मार्च का दिन शुरू हो गया। कीर्ति व्यास अभी तक अपने घर पर नहीं आई थी। इसके बाद बहन ने लेमिंगटन रोड या डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में कीर्ति की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करा दी। ये कहती हैं कि इनकी छोटी बहन कीर्ति व्यास कल सुबह 9 सवा 9 बजे के आसपास में ऑफिस के लिए घर से निकली थी। 11 बजे जब माँ ने किसी काम से उसे फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। शाम को जब कीर्ति घर नहीं आई तब भी फोन स्विच ऑफ रहा। उसके ऑफिस से भी पता चला कि वो कल ऑफिस नहीं आई थी। कल सुबह से वो लापता है। आप कुछ कीजिए। पुलिस कंप्लेन दर्ज कर लेती है और अपनी तरफ से छानबीन शुरू कर देती है। फरहान अख्तर ने भी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों से रिक्वेस्ट की कि कीर्ति व्यास कहीं मिले तो इन्फॉर्म करें। जगह जगह पोस्टर्स लगवाए गए, ढूंढने की हर तमाम कोशिश की गई, लेकिन कीर्ति का कुछ पता नहीं चला। 5 अप्रैल आते आते कीर्ति व्यास का ये मिसिंग केस मुंबई के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। अब क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। कीर्ति अपने घर से निकलने के बाद कहाँ गई होगी। घर के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने शुरू किए जाते हैं। क्राइम ब्रांच ने देखा कि 9 बजे के करीब कीर्ति व्यास अपनी बिल्डिंग के बाहर फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी में बैठे 2 लोगों से कुछ बातें करती हैं और उनके गाड़ी में बैठ करके कहीं निकल जाती हैं। फुटेज को जूम करने पर गाड़ी का नंबर भी पता चल गया। अब पुलिस गाड़ी के ओनर के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। ये गाड़ी खुशी शहजवानी नाम की एक महिला की थी। 42 साल एज थी। सेंटा क्रूज वेस्ट में इनका अपार्टमेंट था। इनकी शादी हो चुकी थी। ये अपने पति और एक बेटे के साथ अपार्टमेंट में रहती थीं। वैसे ये भी कीर्ति व्यास के जैसे बी ब्लंट सैलून में जॉब करती थीं। एकेडमी मैनेजर के तौर पर इनकी पोस्टिंग थी। जैसे ही पुलिस को खुशी शहजवानी के बारे में पता चला, पुलिस बी ब्लंट सैलून में पहुंच गई खुशी से पूछताछ करने के लिए। खुशी ने कहा कि इन्होंने 16 मार्च को कीर्ति को अपनी गाड़ी में बिठाया था। ये अपने एक कलीग जिनका नाम सिद्धेश तमहनकर है, उनके साथ ऑफिस जा रही थीं। सिद्धेश तमहनकर भी बी ब्लंट सैलून में काम करते हैं। ये अकाउंट्स देखते थे। उम्र थी 29 साल। ऑफिस जाते समय बीच में ही कीर्ति व्यास का घर पड़ता है।
वो रास्ते में दिखी तो हमने गाड़ी को रोक दी। जब कीर्ति ने हमें देखा तो वो गाड़ी के पास आती है। हमने कहा कि हम भी ऑफिस जा रहे हैं, तुम भी बैठ जाओ। वैसे कीर्ति रोज ग्रांट रोड स्टेशन से लोकल ट्रेन में बैठ करके ऑफिस आती जाती थी। कीर्ति ने खुशी को गाड़ी में बैठने से मना कर दिया और बोली कि मैं खुद ऑफिस आ जाऊंगी, आप दोनों जाओ। फिर दोनों ने इंसिस्ट किया गाड़ी में बैठने के लिए। उसने बोला ठीक है, लेकिन मुझे नवजीवन सोसाइटी के पास में छोड़ देना, मैं वहां से लोकल ट्रेन ले लूंगी। इन्होंने कहा ठीक है, बैठ जाओ। इसके बाद कीर्ति गाड़ी के आगे वाली सीट पर बैठती है। खुशी सहजवानी गाड़ी चला रही थी और सिद्धेश तमहनकर पीछे बैठे हुए थे। खुशी ने आगे पुलिस को बताया कि इसने नवजीवन सोसाइटी के पास में कीर्ति को ड्रॉप कर दिया था। फिर ये और सिद्धेश यहाँ से ऑफिस आ गए। पुलिस ने ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स चेक किए। सच में खुशी और सिद्धेश 16 मार्च को टाइम से ऑफिस में आए थे। खुशी का ये बयान सही निकला। इसके बाद पुलिस यहाँ से चली गई। अब क्राइम ब्रांच की टीम कीर्ति व्यास के घर से नवजीवन सोसाइटी ग्रांट रोड स्टेशन तक के सारे सीसीटीवी फुटेजेस देखने का फैसला करती है। फुटेजेस देखे जाते हैं। चूंकि कीर्ति कौन सी गाड़ी में बैठ करके घर से निकली थी वो गाड़ी पता चल चुकी थी, इसलिए उसी गाड़ी को सीसीटीवी में ढूंढना था। कीर्ति 9:15 पर फोर्ड एको स्पोर्ट कार में बैठती है। 9:18 पर गाड़ी नवजीवन सोसाइटी के पास में दिखी। गाड़ी में तीनों बैठे हुए थे। इसके बाद ये गाड़ी 9:25 तक 7 रास्ता नाम की जगह पर पहुंची। यहाँ पर कीर्ति अगली वाली सीट पर बैठी हुई नहीं दिखी। अब गाड़ी में केवल 2 ही लोग थे, खुशी और सिद्धेश। पुलिस ने सोचा कि खुशी ने कीर्ति को ग्रांट रोड स्टेशन के पास में उतार दिया होगा, लेकिन जब ग्रांट रोड के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो पता चलता है कि कीर्ति यहाँ पर कहीं नहीं है। अगर वो नवजीवन सोसाइटी के पास में रुकी तो ग्रांट रोड स्टेशन पर क्यों नहीं आई? ये भी हो सकता है कि कीर्ति गाड़ी से उतरी ही ना हो। पर नवजीवन सोसाइटी आने के ठीक 7 मिनट के बाद कीर्ति गाड़ी से कहाँ गायब हो सकती है? आखिर 7 मिनटों में उसके साथ क्या हो सकता है? वो कहाँ जा सकती है? खुशी ने अपने बयान में बताया कि ट्रैफिक से बचने के लिए ये भी कभी कभी अपनी गाड़ी को स्टेशन के पार्किंग में पार्क करके लोकल ट्रेन से ऑफिस जाती थी। चूंकि पुलिस ने कैमरे में खुशी को गाड़ी चलाते हुए देख लिया था तो सोचा कि ये गाड़ी चलाकर किन किन रास्तों से ऑफिस जाती होगी। पिछले दिनों के ढेर सारे सीसीटीवी फुटेजेस मंगाए जाते हैं, उनको देखा जाता है। करीब 2 महीनों तक के फुटेजेस देख लिए गए, लेकिन खुशी एक भी दिन अपनी गाड़ी को स्टेशन के पार्किंग में पार्क करके लोकल ट्रेन में बैठ करके ऑफिस नहीं गई। ये चौंकाने वाली बात थी। खुशी सहजवानी क्राइम ब्रांच जैसी अथॉरिटी से ऐसे झूठ कैसे बोल सकती है? बस केवल इसी वजह से क्राइम ब्रांच की नज़र खुशी सहजवानी पर आकर के रुक गई। जब कीर्ति गायब हुई थी तो रिपोर्ट लिखाने के बाद 17 मार्च को सिद्धेश अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन आया कि कीर्ति को ढूंढने में ये भी पुलिस की मदद करेगा। पर इसने ये बात नहीं बताई कि 16 मार्च की सुबह में इसके साथ ही कीर्ति गाड़ी में बैठ करके घर से निकली थी। ये भी चौंकाने वाली बात थी। क्राइम ब्रांच खुशी और सिद्धेश से इन सारे सवालों के जवाब मांगती है। ये दोनों बस केवल इस बात पर अटके हुए थे कि इन्होंने नवजीवन सोसाइटी के पास में कीर्ति को ड्रॉप कर दिया था। सैकड़ों बार पुलिस इन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाकर पूछताछ करती रही। जगह जगह के ना जाने कितने सीसीटीवी फुटेजेस देख लिए गए। सब कुछ तो कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। केवल यही दोनों थे जिनसे कीर्ति आखिरी बार मिली थी। इन दोनों से सख्ती से पूछताछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। ये सब करने धरने में 50 से 60 दिन बीत चुके थे। मार्च महीने से मई महीना आ गया। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के मन में वो 7 मिनट वाला पूरा खेल चल रहा था। पहले कीर्ति कार के फ्रंट सीट पर बैठी थी, फिर 7 मिनट के बाद वो कहाँ गायब हो गई? ग्रांट रोड स्टेशन पर भी वो नहीं आई थी। पुलिस के मन में खुशी की गाड़ी को लेकर के कुछ शक पैदा होता है क्योंकि कीर्ति आखिरी बार इसी कार में दिखी थी। पुलिस ने खुशी सहजवानी से उसकी गाड़ी ले ली फॉरेंसिक जांच के लिए। गाड़ी को कलीना फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है। जांच करने पर गाड़ी की बैक सीट के आसपास में कुछ खून के धब्बे मिलते हैं। अब पुलिस की टीम कीर्ति व्यास के घर जाती है। कीर्ति की मां के खून के सैंपल्स लिए जाते हैं। इसके बाद इन सैंपल्स को डीएनए जांच के लिए भेज दिया जाता है। जांच करने पर गाड़ी से मिले खून का डीएनए कीर्ति की मां के डीएनए से मैच हो गया। अब ये क्लियर हो गया कि गाड़ी में मिला खून कीर्ति का है। इतना काफी था खुशी सहजवानी और सिद्धेश तमहनकर को अरेस्ट करने के लिए। इसके बाद मई 2018 में पुलिस खुशी और सिद्धेश को अरेस्ट कर लेती है। इन दोनों को अलग अलग रूम में बैठा करके पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है। कार से मिले ब्लड सैंपल्स के बारे में बताया जाता है। खुशी सहजवानी ये सब सुन करके टूट गई और बोला कि सिद्धेश ने कीर्ति व्यास का खून कर दिया है।
इसके बाद सिद्धेश को खुशी के बयान के बारे में बताया जाता है। ये सब सुन करके सिद्धेश भी टूट गया और बोला कि इसने और खुशी ने मिल करके कीर्ति को खत्म कर दिया। गुनाह तो दोनों ने स्वीकार कर लिया, अब मोटिव पता करना था और सबूत इकट्ठा करने थे। सबसे अहम था इन दोनों ने लाश का क्या किया। शव को बरामद करना बहुत जरूरी था केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इनसे पूछा जाता है कि कीर्ति को मारने के बाद इन्होंने लाश का क्या किया, उसे कहाँ डंप किया। ये लोग जगह बताते हैं। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन का असली खेल और पुलिस की कड़ी मशक्कत शुरू होती है। खुशी और सिद्धेश के अनुसार इन्होंने बॉडी को वडाला क्रीक में फेंक दिया था। ये एक तरह की छोटी नदी है जो आगे समुद्र में जाकर मिल जाती है। इसके आसपास घने मैंग्रोव पेड़ के जंगल हैं जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। पुलिस अपने साथ गोताखोर और मछुआरों को इस जगह पर लेकर के आती है। बॉडी को ढूंढना शुरू किया जाता है। एक तरफ पुलिस झाड़ियों में ढूंढ रही थी तो दूसरी तरफ मछुआरे ढूंढ रहे थे। बचा पानी के अंदर तो यहाँ गोताखोरों की टीम अपना काम कर रही थी। जिन झाड़ियों में जाने लायक नहीं था तो इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। ड्रोन्स मंगवाए गए, इनसे ढूंढना शुरू किया गया। ड्रोन के लाइव फुटेजेस देखे जाते हैं। बाद में इन्हें कंप्यूटर पर जूम कर करके और भी अच्छे से देखा गया। लगभग पूरे वडाला क्रीक को खंगाल लिया गया लेकिन बॉडी कहीं नहीं मिली। ये भी शक था कि कहीं लाश नदी से बह करके समुद्र में तो नहीं चली गई। अगर समुद्र में गई होगी तो उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वैसे भी अब तो 2-2.5 महीने बीत गए हैं, पता नहीं बॉडी का क्या हुआ होगा। आसपास रहने वाले लोगों से पूछा जाता है कि क्या इन्होंने इस जगह पर कोई लाश देखी थी। यहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। गांव वालों ने बताया कि इन झाड़ियों में लोमड़ियों की एक बड़ी संख्या रहती है। एक बार किसी बच्चे की मौत के बाद उसे जंगल में दफना दिया गया था। इन लोमड़ियों ने उसे निकाल लिया और इधर उधर उसे घसीटने लगे। ये सुन करके पुलिस के मन में अब एक नया डर आ गया कि कहीं लोमड़ियों ने कीर्ति की बॉडी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। लाश को ढूंढना बहुत जरूरी था। क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर के दिमाग में आया कि जिस तरीके से फिल्मों में एक्शन सीन्स या खतरनाक सीन को रिकॉर्ड करने के लिए एक्टर्स के डमी का यूज किया जाता है, वैसे ही इस केस में भी करना चाहिए ताकि पता चल जाए कि बॉडी कहां कहां पर बहकर जा सकती है। अब इन्होंने बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों से बात किया। किसी तरह से डमी बनाने वाले लोगों के बारे में पता चलता है। पुलिस पूरी टीम को बुलवाती है। इन्हें बकायदा पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जैसे कि कीर्ति का हाइट, वेट, सब कुछ। हर माइनर से माइनर डिटेल में कीर्ति व्यास के डमी को बनाया जाता है। 16 मार्च की सीसीटीवी से पता चल गया कि उस दिन कीर्ति ने कैसे कपड़े पहने थे। उस तरह के कपड़े डमी को पहनाए जाते हैं। जब डमी पूरी तरह से रेडी हो गई तो पुलिस इसे अपने साथ वडाला क्रीक में लेकर के आती है। यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया गया। ड्रोन्स लाए गए। पुलिस अपनी बोट लेकर के आई थी। मछुआरे भी अपनी बोट लेकर के आए थे। खुशी सहजवानी और सिद्धेश ने जिस समय पर, जिस पोजीशन में, जिस हाइट से बॉडी को फेंका था, सेम उसी तरीके से डमी को पानी में फेंका जाता है। अब बॉडी बहने शुरू हो गई। पीछे पीछे पुलिस और मछुआरों की बोट उसका पीछा करने लगी। आसमान में से ड्रोन्स नजर रख रहे थे। डमी का पीछा करते करते पुलिस फेंकने वाली जगह से 2 किलोमीटर दूर आ गई। समुद्र और इस नदी का बॉर्डर आ गया जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं। अचानक से हवाएं तेज हो गईं, लहरें भी ऊंची उठने लगीं। पानी का बहाव तेज हो गया। इसी में डमी गायब हो गया। चूंकि ये रात का समय था इसलिए साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डमी को बहुत ढूंढा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बॉडी को ढूंढने के लिए ये डमी वाला आइडिया फेल हो गया। इधर पुलिस की एक टीम खुशी और सिद्धेश से कत्ल करने के पीछे का मोटिव पूछती है। पुलिस को इन दोनों ने जो स्टेटमेंट दिया वो कुछ ऐसे है। कीर्ति व्यास बी ब्लड सलून में फाइनेंस मैनेजर थी। उम्र थी 28 साल। शादी नहीं हुई थी। सिद्धेश अकाउंट्स देखता था। इसकी उम्र 29 साल थी। इसकी भी शादी नहीं हुई थी। ये कीर्ति का जूनियर था। कीर्ति और सिद्धेश एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। वहीं खुशी सहजवानी एकेडमी मैनेजर थी। एचआर डिपार्टमेंट संभालती थी। इसकी उम्र थी 42 साल। शादी हो चुकी थी। ये अपने पति और बेटे के साथ सेंटा क्रूज के एक हाई राइज बिल्डिंग में रहती थी। खुशी का सिद्धेश के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ये इससे प्यार करती थी। सब कुछ सही चल रहा था। जनवरी के महीने में कीर्ति ने सिद्धेश को 1 महीने का नोटिस दिया। इनका कहना था कि जीएसटी लागू हुए इतने दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी सिद्धेश अकाउंट्स में ढेर सारी गलतियां कर रहा है। इसको जीएसटी की समझ नहीं है, ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। कभी गलतियां कर रहा है तो कभी काम में डिले कर रहा है, जिससे सलून के फाइनेंसेस में गहरा असर पड़ रहा है। ये 1 महीने का नोटिस है, इसके बाद आपको फायर कर दिया जाएगा। आप कोई नया जॉब ढूंढिए। अब ये नोटिस देख करके सिद्धेश खुशी के पास चला गया जिससे इसका अफेयर था।
खुशी को ये बात अच्छी नहीं लगी। खुशी ने कीर्ति को समझाया कि ऐसा मत करो, जॉब से मत निकालो, ये सीख लेगा। कीर्ति ने बोला कि एक आध बार छोटी मोटी गलती ठीक है, लेकिन हर बार बड़ी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। खुशी और सिद्धेश ने कीर्ति को बहुत समझाया, लेकिन कीर्ति नहीं सुनी। इसके बाद ही खुशी और सिद्धेश ने कीर्ति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 16 मार्च की सुबह में ये दोनों मिलते हैं, कीर्ति के घर पर जाते हैं उसे पिकअप करने के लिए। जैसे तैसे इन्होंने कीर्ति को कार की फ्रंट सीट पर बिठा लिया। गाड़ी खुशी चला रही थी। थोड़ी देर में नवजीवन सोसाइटी आने वाली थी, जहां कीर्ति को उतरना था। इस जगह आने से पहले ही सिद्धेश ने कीर्ति से आखिरी बार बोला कि नोटिस वापस ले लो, मैं काम सीख लूंगा और गलती नहीं करूंगा। लेकिन कीर्ति व्यास ने ऐसा करने से मना कर दिया। ये सुनकर के सिद्धेश भड़क गया। चूंकि ये पीछे बैठा था, इसने एक कपड़ा लिया और उस कपड़े से पैसेंजर सीट पर बैठी कीर्ति का गला दबाना शुरू कर दिया। कीर्ति भी विरोध करने लगी। थोड़ी झड़प हुई। कुछ ही मिनटों में कीर्ति शांत पड़ गई। गाड़ी रोड पर चल रही थी। फिर सिद्धेश ने कीर्ति की बॉडी को पीछे खींचकर लाया और गाड़ी की बैक सीट के नीचे छुपा दिया। गला घोंटकर मारने और पीछे खींचने में कीर्ति को थोड़ी खरोंचें लग गईं और खून की बूंदें गाड़ी की बैक सीट के कुछ हिस्सों में लग गईं। इसके बाद खुशी सहजवानी अपनी गाड़ी को सेंटा क्रूज के अपनी बिल्डिंग के पार्किंग में पार्क कर देती हैं और फिर दोनों अलग अलग रास्ते से ऑफिस चले जाते हैं। कीर्ति की बॉडी अभी भी गाड़ी में ही थी। इधर ऑफिस में ये दोनों नॉर्मली काम करते हैं। शाम के 7:30 बजे तक ऑफिस से छुट्टी हो जाती है। इसके बाद दोनों साथ में खुशी के बिल्डिंग में आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और मुंबई की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। इनको अब बॉडी को ठिकाने लगाना था। वैसे सिद्धेश कई सालों तक वडाला के गांव में रह चुका था। इसे वडाला की हर जगह पता थी। इन्होंने प्लान बनाया कि ये बॉडी को वडाला क्रीक में फेंक देंगे। अब ये रात होने का वेट करने लगे। रात के 8:30 बजे के बाद वडाला के इलाकों में सन्नाटा छा जाता है। चूंकि ये जंगली एरिया है तो रात को लोग वहां पर नहीं जाते हैं। इसका ही फायदा खुशी और सिद्धेश ने उठाया और बॉडी को पुल से नदी में फेंक दिया। ये सब इन्होंने केवल इसलिए किया ताकि सिद्धेश को कीर्ति नौकरी से ना निकाल पाए। पुलिस ये सारी कहानी सुनती है। वैसे पुलिस ने इन दोनों से कई बार पूछताछ की थी, लेकिन कभी भी खुशी ने ये नहीं बताया कि सिद्धेश के साथ इसका अफेयर है। खुशी सहजवानी ये नहीं चाहती थी कि इनके पति और बच्चे को इस बारे में पता चले, वरना परिवार उजड़ जाएगा। पुलिस ने खुशी के बिल्डिंग से जहां इसने गाड़ी को पार्क किया था, यहां से लेकर के वडाला पुल के बीच में जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उन सबको देखा जाता है। इन दोनों जगहों के बीच में करीब 4000 कैमरे लगाए गए थे। पुलिस एक एक करके सभी फुटेजेस को देखती है। इसकी वजह यह थी कि क्या सच में इन्होंने बॉडी को क्रीक में ले जाकर के फेंका था या फिर पुलिस को ये केवल घुमा रहे हैं। इन फुटेजेस को देखने के बाद भी कुछ खास पता नहीं चल पाया। समुद्र में भी लाश को ढूंढा जाता है। सैकड़ों मछुआरों को बॉडी ढूंढने के काम पर लगाया गया। बदले में इन्हें पैसे भी दिए गए। सालों तक पुलिस मछुआरों के टच में रही। कोस्टल एरिया के सारे पुलिस स्टेशंस में मैसेज भेज दिया गया, अगर कहीं कोई लाश मिले तो हमें बताएं। खुशी और सिद्धेश का कत्ल करने के बाद के सारे कॉल डिटेल्स निकाले गए। पता चलता है कि 17 मार्च को इन्होंने 50 से 60 बार एक दूसरे को कॉल किया था, पर जब इनके 17 मार्च के पहले के कॉल डिटेल्स निकाले गए तो वो भी ऐसे ही निकले। चूंकि इनका अफेयर था तो इतने कॉल करना लाजमी था, इसलिए इन कॉल डिटेल्स को सबूत बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया। लाश तो मिली नहीं, पर सीसीटीवी, डीएनए रिपोर्ट्स, जो भी गवाह थे, इन सब के बल पर पुलिस ने 962 पन्नों की चार्जशीट तैयार की, जिसमें मोटिव बताया कि कीर्ति ने सिद्धेश को नौकरी से निकालने के लिए नोटिस भेजा था, जिसके बाद सिद्धेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया। 22 जुलाई 2020 को 962 पन्नों की चार्जशीट मुंबई के सेशन कोर्ट में पेश किया जाता है। बाद में कोविड की वजह से ट्रायल नहीं हो पाया। खुशी सहजवानी बेल पर बाहर आ गई। इसका कहना था कि सिद्धेश ने कत्ल के बाद धमकी दी थी कि अगर तुमने मदद नहीं की तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। मरने के डर से खुशी को सिद्धेश का साथ देना पड़ गया। इसने कत्ल नहीं किया था, केवल साथ दिया था। ये सब देखकर कोर्ट ने खुशी सहजवानी को 2021 में बेल दे दी। बाद में 3 दिसंबर 2021 से मुंबई के सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। अभी ये केस चल रहा है। जब कीर्ति की दादी को कीर्ति के बारे में पता चला तो इसके गायब होने के 3 दिन में ही दादी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इनकी मौत हो गई। कीर्ति की मां ने खुशी और सिद्धेश से बोला कि अगर तुम मुझे मेरी बेटी वापस कर दोगे तो मैं केस वापस ले लूंगी। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।